नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल नंबर 2 और लेक्चर संख्या 19 में हैं और हम कोनिक सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उस कोनिक सेक्शंस में हम पिछली क्लास में हम साइक्लॉयड कर्व पर रुके थे। आज की क्लास में हम इनवॉल्यूट और स्पाइरल को देखने जा रहे हैं। तो हम पहला प्रश्न स्पाइरल कहाँ देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कोई गियर मैकेनिज्म ले रहे हैं जैसे कि घड़ी का सिंक्रोनाइजेशन मोशन, हमारे पास स्प्रिंग है तो स्प्रिंग एक स्पाइरल शेप में है और कई तरह के मैकेनिज्म को बहाल करने वाले टॉर्क, उदाहरण के लिए डोर डैम्पर की तरह, इसमें भी एक प्रकार का स्प्रिंग होता है जो स्पाइरल रूप से वुंडेड होता है और फोर्स अप्लाई होने से खींचता है, और जब यह बंद होना चाहता है या शायद टॉर्क को बहाल करना चाहता है तो यह फिर से अपने रूप में वापस आता है। तो स्पाइरल स्प्रिंग रूप में हम मशीन तत्वों में आते हैं। तो पहला सवाल यह है कि शीट पर इस तरह के स्पाइरल का निर्माण कैसे किया जाता है। उदाहरण के लिए आइए हम एक समस्या चुनें। एक 120 मिमी लंबा लिंक ओए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी पर ओ के चारों ओर घूमता है। तो यह एक मशीन डिज़ाइन काइंड की प्रॉब्लम है जहां एक लिंक है जो इस स्पाइरल से जुड़ी है। एक पॉइंट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर घूर्णन कर रहा है। बिंदु पी शुरू में ओ पर यूनिफॉर्म रेट से ओए के साथ बिंदु ए पर पहुंचता है और लिंक के एक रेवोल्यूशन के दौरान जो आकार बनाता है वह एक स्पाइरल है। इस तरह के डेटा के साथ आइए हम बिंदु पी के लिए एक स्पाइरल का निर्माण करें। यदि यह यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है और एक विशेष दिशा में भी गति कर रहा है, उदाहरण के लिए आए हम इस पॉइंट पी चुनते हैं। हालांकि यह बिंदु पी शुरू में यह केंद्र पर हो सकता है। जिस प्रकार यह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ चलता है और रेडियल रूप से बाहर निकलता है तो यह एक आकृति स्पाइरल को ट्रैक करता है। दूसरा तरीका यह है कि पॉइंट यहाँ है, यह कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जाता है। जैसे जैसे यह त्रिज्या के अंदर जाता है लगातार घटता जाता है। अंत में यह शून्य पर पहुंच जाता है। इस तरह कर्व जिन्हें हम स्पाइरल कहते हैं, इस तरह के स्पाइरल का निर्माण कैसे करें। तो आइए हम चित्र को देखें कि स्पाइरल के निर्माण में शामिल स्टेप्स ओ के साथ केंद्र और त्रिज्या ओए। सबसे पहले हैं हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो एक बिंदु ओ का पता लगाएं। एक और बिंदु ए के साथ ओ से 120 मिमी मैकेनिकल एलिमेंट मौजूद है और वो त्रिज्या के साथ एक सर्कल का निर्माण करें। उसके बाद इस सर्कल को 8 बराबर भागों में विभाजित करें। पहले एक, फिर दूसरा और इसी तरह 8वें तक। एक नाम इसे ए1 ए2 और इसी तरह ए7 कर। किस तरह से वृत्त पर सबसे पहले यह नोट कर लें कि हमने एक सर्कल को 8 बराबर भागों में बांट दिया है। उसके बाद ट्रेसिंग पॉइंट की यात्रा को विभाजित करें। एक पॉइंट पी है जो उस स्पाइरल या सर्कुलर दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि ओ इस संख्याओं में 8 भागों में है। तो यह बिंदु ए शायद या तो अंदर जा रहा है या शायद ओ पॉइंट जो बाहर की दिशा में जा रहा है। जो भी हो, दिन
के अंत में एक रेवोल्यूशन के लिए यह संपूर्ण स्पाइरल 360 डिग्री को कवर करता है और उस बिंदु ओ तक पहुंचता है। यह ओ से शुरू होता है, एंगुलर वेलोसिटी दिशा में रेडियल रूप से अंत में बाहर जाता है, यह ए के पास आता है। उस स्थिति में हम जो करने जा रहे हैं वह दूरी को रेडियल दूरी से विभाजित करता है। यह पॉइंट लोकस पॉइंट जो इस बिंदु तक सभी तरह से आगे बढ़ता है, इसे 8 बराबर बिंदुओं में 1 2 3 4 और इसी तरह से अलग अलग बिंदुओं में नाम देते हैं। अब ओ को केंद्र के रूप में और त्रिज्या ओ1 के साथ यह ओ केंद्र है और यह एक त्रिज्या है जो ओ से उस पॉइंट P1 तक एक आर्क ड्रॉ करती है। यह बिंदु एंगुलर वेलोसिटी के साथ रेडियल डायरेक्शन में चलता है, तो उसे दो बिंदु P2 बनाने के लिए एक और कर्व ड्रॉ करें जो इस ए2 रेखा को इंटरसेक्ट करता है। ओ से 3 एक आर्क बनाता है जो ए3 रेखा को यहाँ इंटरसेक्ट करता है और 3 से वहाँ इंटरसेक्ट करता है। इसी प्रकार 4 से एक आर्क ड्रॉ करें जो ए4 रेखा को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि पॉइंट P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 और P8 पॉइंट बनाएं। एक बार इन बिंदुओं को नोट कर लिया जाए, एक स्मूथ कर्व बनाएं जो इन बिंदुओं से होकर गुजरता है, जिससे हम एक स्पाइरल का निर्माण करने की पोजीशन में होंगे। तो आइए हम ऐसा ग्राफ पर करते हैं। स्केल का उपयोग करें। वो 120 मिमी होना चाहिए। तो ग्राफ शीट पर पता लगाएं जिसके साथ हमें सर्कल ड्रॉ करना है। इस शीट पर यह बहुत बड़ा सर्कल होगा। जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं वृत्त के उस भाग को ड्रॉ करता हूं। यह आखिरी सर्कल है जिसे हम करने जा रहे हैं। अब हम 8 बराबर भागों में विभाजित करने जा रहे हैं, तो आइए हम उन लाइंस को जोड़ते हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं। फिर हमें इन कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करना होगा। इसलिए एक यदि यह 45 डिग्री की लाइन या एक आर्क बनाता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं कि अब अपने स्केल का उपयोग करके इन लाइंस
को मिला दें तो 8 बराबर भागों में अब 120 मिमी की रेखा है जिसे हम 8 बराबर भाग में विभाजित करेंगे तो 120/8 हमें 15 मिमी का उपयोग करना है। 130, 45, 60, 90, 105 और 12 इस तरह से हम इन बिंदुओं का पता लगाते हैं। अब इन बिंदुओं को ओ के रूप में और इस बिंदु ए के रूप में नाम दें। इस क्षेत्रवार जानकारी को लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार इसके पूरा हो जाने के बाद शुरुआत में आर्क बनाते हैं। आइए इन संख्याओं को भी नाम दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं माप दूरी एक आर्क बनाती है। उस पॉइंट को P1 के रूप में खोजें। इसी तरह A2 से एक आर्क बनाएं। 3 से एक चाप बनाएं जो कि P3 पर होगा। O के साथ केंद्र 4 के रूप में त्रिज्या O से 4 एक आर्क बनाएं और उसका नाम P4 दें। इसी तरह पांचवां बिंदु यहां एक आर्क बनाता है। P6 6 पर वहां जाता है। P7 A7 पर वहां जाता है। एक बार यह हो जाने के बाद इन पॉइंट्स को P5 P6 P7 और P8 चिह्नित करें। हमेशा पॉइंट ए पर होते हैं। इन बिंदुओं को ओ से शुरू करते हुए सभी तरह से जोड़ते हैं। तो यदि हमारे पास कई और विभाजन हैं तो यह अच्छी तरह से एक वो 5, से 6, 7, 8 अच्छी तरह आते हैं। इस तरह से फ्रीहैंड स्केच कोई इसे ड्रॉ करने की पोजीशन में होगा। यदि हमारे पास अधिक संख्या में डिवीजन हैं तो कर्व बनाने के लिए बहुत आसान होगा। इसे ही हम स्पाइरल कहते हैं। आइए हम एक बार फिर से स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिज्या ओ का उपयोग करते हुए हमें उस तरह से एक सर्कल का निर्माण करना होता है जिसे 8 बराबर भागों में 16 बराबर भागों 24 समान भागों में विभाजित कर सकते हैं। और इसी तरह स्मूथनेस के आधार पर हमें इसकी कितनी आवश्यकता होती है। एक बार उसे ए हुआ हम बराबर भागों में विभाजित करने जा रहे हैं जो हमने सर्कल के लिए नियोजित करने के लिए किया है। फिर उसे एक एक त्रिज्या बनाएं। वहां कट लगाए। उसे 2 में A2 लाइन में कट लगाए। उसे 3 4 और इसी तरह से एक रेखा के संबंध में आर्क बनाए।
ताकि इंटरसेक्टिंग करने वाले बिंदुओं को हम P1 P2 P3 जैसे नाम दे सकें और इसी तरह से एक स्मूथ कर्व में शामिल हों। इस तरह हम स्पाइरल प्राप्त करने की पोजीशन में हों। अगला प्रश्न यह है कि एक स्पाइरल में टेंजेंट और सामान्य कैसे ड्रॉ करना है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ P3 और P4 के बीच में कुछ पॉइंट लेने जा रहे हैं, उदाहरण के ये यहाँ हम एक पॉइंट चुनना चाहेंगे जहां हम एक सामान्य रेखा और एक टेंजेंट लाइन चाहते हैं जो 90 डिग्री बनाती है। आइए इसके निर्माण को देखें। सबसे पहले कर्व P पर पॉइंट का पता लगाएं। इसे नाम दें। यह से P की दूरी 55 पर हो सकता है। कंपास का उपयोग करें। हम 55 मिमी का एक आर्क बना सकते हैं जहां यह इस स्पाइरल नाम पॉइंट P को इंटरसेक्ट करने जा रहा है। फिर O से P6 की दूरी को स्पाइरल के लिए मापें। हम पहले से ही जानते हैं कि यह बराबर दूरी को बराबर अंतराल समय में ले जाता है। लगातार त्रिज्या बदल रही है, आनुपातिक रूप से घट रही है या बढ़ रही है। तो यदि पॉइंट P6 से P8 यदि यह 90 डिग्री के कोण को कवर करने जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से P6 से P7 आनुपातिक कोण है। हमारे पास P6 से P7 जैसा कुछ होगा। यह पाई/4 लेंथ लेता है। उस रणनीति का उपयोग करके हम जो निर्माण करने जा रहे हैं वह O से P6 है। हम उस दूरी को मापेंगे। हम O से ये पहले से जानते हैं, तो हम OM-O P6 O से माइनस P6 बाय पाई/2 कोण, तो O से A की दूरी -O से P6 90 डिग्री पाई/2 कोण से कवर होंगे, जो हमें कर्व C का एक कांस्टेंट देता है। इस स्पाइरल के लिए इस कर्व C का कांस्टेंट O P6 बाय पाई/2 कोण के बराबर है। यह वही रहेगा। C और -O P5 बाय 90 प्लस पाई/4 प्लस यह अतिरिक्त कोण, तो पाई/2 प्लस पाई/4 कोण। इतना कोण कवर करने के लिए OM-O P5 के संदर्भ में दूरी को कवर करेगा, और यह अनुपात हमेशा एक विशेष स्पाइरल के लिए समान रहता है जो हमने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले कर्व C के अनुपात की गणना करें, जो हमारे केस में 19 मिमी हो जाएगा। अब केंद्र O से P तक एक रेखा को मिलाएं और OP पर एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्रकार ड्रॉ कीजिए कि हम इस दूरी को 19 मिमी मापने जा रहे हैं। तो OP और ON एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यह 19 मिमी की दूरी पर। एक बार यह हो जाने के बाद हम एक पॉइंट N का पता लगाने की पोजीशन में होंगे। अब P पॉइंट और N पॉइंट को मिलाएं। यह पॉइंट P पर इस स्पाइरल के लिए सामान्य होगा। सर्कल के लिए सामान्य हमेशा रेडियल स्थान पर होता है, लेकिन इस स्पाइरल के लिए जो लगातार बढ़ रहा है, P और N से गुजरने वाली रेखा सामान्य होगी। एक बार जब हम इस Pn को पहचान लेते हैं तो हम एक टेंजेंट बनाने की पोजीशन में होंगे जो 90 डिग्री पर होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि शीट
पर शीट पर हमने पहले ही एक स्पाइरल खींचा है। तो चलिए शीट पर 19 मिमी मापते हैं तो 0 यह है और 19 ड्राइंग शीट पर है तो आइए हम ड्राइंग शीट को देखें। यह 19 मिमी होगी तो उसे कर्व पर हम इसे सी लिखते हैं क्योंकि कर्व 19 मिमी है और जिस पॉइंट इंटेंडेड पॉइंट पी जहां हम एक सामान्य टेंजेंट 55 मिमी ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले 19 मिमी और 55 मिमी दोनों का पता लगाएं। तो 55 मिमी यह है तो इस दूरी को उसे मापें कहीं एक आर्क बनाएं तो इस पॉइंट पी को कॉल करें तो यह एक छोटा पी है। अब ओ और पी को मिलाएं तो यह उस सर्कल के लिए सामान्य है। उस वक्र पर एक 90 डिग्री रेखा का पता लगाएं जो यहां उस रेखा के साथ ओ को मिलाएगी। उस सी पर कर्व का कांस्टेंट 19 मिमी है तो यहां कहीं 19 मिमी का एक आर्क बनाएं तो इस पॉइंट को एन के रूप में कॉल करें। एक बार एन ज्ञात हो जाता है पी पॉइंट और एन पॉइंट से जुड़ता है। यह एक निरंतर रेखा होनी चाहिए लेकिन केवल दृश्यता के उद्देश्य से मैं इसे एक डैश लाइन से दिखा रहा हूं तो यह पॉइंट पी से गुजरने वाला एक सामान्य है। 90 डिग्री से हम एक स्पर्शरेखा बनाने की पोजीशन में होंगे। इन दो लाइनों की टेंजेंट से मिलाए हम मानकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए टी शायद एन एन द्वारा प्रतीक दिखाते हैं। इस स्पाइरल के निर्माण के बाद हम एक इनवॉल्यूट का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इनवॉल्यूट हमें तब मिलेगा जब एक रस्सी या धागा एक सिलेंडर पर वाइंडिंग कर रहा है। उदाहरण के लिए इन मशीनों के दौरान यदि आप रीलों पर रस्सी या धागे को विंड करना चाहते हैं तो लोकस पॉइंट धागे के स्थान को रील करता है जिस तरह से यह चलता है जिसका निर्माण किया जाएगा या इनवॉल्यूट रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए हम इस तरह के इनवॉल्यूट का निर्माण करें। तो यहाँ एक उदाहरण विशेष त्रिज्या का एक सिलेंडर है जो इस रस्सी या धागे पर वाइंडिंग कर
रहा है जो लाल रंग में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, आइए हम 40 मिमी व्यास के सर्कल का एक इन्वॉल्यूट ड्रॉ करते हैं ताकि सर्कल 40 मिमी व्यास का हो। हम 20 मिमी की त्रिज्या का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आइए हम ड्राइंग शीट पर पॉइंट्स ओ को खोजें जिसकी त्रिज्या 20 मिमी है, तो अंतिम बिंदु यह है कि एक सर्कल ड्रॉ करें। पहला स्टेप है 20 मिमी त्रिज्या का सर्कल ड्रॉ करना, फिर पी क्यू रेखा ड्रॉ करें जिसकी लेंथ सर्कल की परिधि 2 पाई आर के बराबर होगी, जो आई मल्टीप्लाइड बाय डी 126 मिमी है। यदि इस सर्कल पर बेस पॉइंट के रूप में घूम रहा है, जो भी इस थ्रेड एंड पॉइंट का लोकस है, चलता है, हम इनवॉल्यूट कहते हैं। तो बिंदु पी पर 126 मिमी के साथ एक रेखा ड्रॉ करें ताकि बॉटम पॉइंट में ड्राइंग शीट पर यह पॉइंट पी है। आई हम इसे 126 मिमी नाम दें। इसे यहां खोजें। कहीं 126 तो रेखा ड्रॉ करें। अब इस पूरी लाइन को, जिसे हम पीक्यू लाइन कहते हैं, 12 बराबर भागों में बांट दें। तो 12 बराबर भागों का निर्माण करने के लिए हमें एक इंक्लाइंड लाइन बनानी होगी। हमारे कंपास का उपयोग करके 12 सेक्शन बनाना है, जैसे एक वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जिस अंतिम बिंदु से उसके समानांतर स्केल का उपयोग करके हम जुड़ने जा रहे हैं, हम अपने रोलर का उपयोग करते हैं। इन पॉइंट्स से गुजरने वाली समानांतर रेखाओं का निर्माण करें।
इन बिंदुओं को 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 भाग में नाम दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बराबर भाग हमारे पास हैं। अब सर्कल को भी 12 बराबर भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। तो हम अपने प्रोटेक्टर का उपयोग 12 बनाने के लिए कर सकते हैं। तो 30 डिग्री कोण है। हम 30, 60, 90, 120, 150, 180 बनाने की पोजीशन में होना चाहिए। आइए हम इन लाइंस को मिलाते हैं। और अंतिम रेखा एक बार निर्मित होने पर इसका नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये वे पॉइंट हैं जिनसे होकर यह रस्सी की लेंथ वाइंडिंग रोप है। अब इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स लाइंस ड्रॉ करते हैं। उदाहरण के लिए यहां हमें इसके प्रत्येक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अत 8, पॉइंट 2 इस रेखा को मिलाने वाली एक टेंजेंट रेखा खींचिए। इसी तरह 8.3 पर एक टेंजेंट खींचे जो कि 90 डिग्री पर हो। इसी तरह 4, 5, और 6 पर है। अब हम इस टेंजेंट का विस्तार करें जो पॉइंट 2 से होकर गुजर रही है। अब पॉइंट क्यू इस सिलेंडर पर वाइंडिंग कर रहा है। पी क्यू रेखा को 12 भागों में विभाजित करने के बाद सर्कल पर इन टेंजेंट रेखाओं को ड्रॉ करके सर्कल को 12 भागों में विभाजित करें। पॉइंट 1, 2, 3 पर इन टेंजेंट्स को उस सर्कल पर ड्रॉ करने के बाद हमें पॉइंट P1, P2, P3, P4 और इसी तरह से इस तरह से पता लगाना होगा कि 1 से P1 दूरी का। आइए हम पहले पॉइंट 1 से P1 पॉइंट को P2 प्राइम 1 के बराबर चुनें तो P पॉइंट वह है और 1 वह है। इसी तरह हमें पॉइंट P2 को इस तरह से खोजना होगा कि
दो पी की दूरी हमेशा पी दो प्राइम दूरी के बराबर हो, तो पी दो प्राइम दूरी जो भी हो उस दूरी का उपयोग से कंपास का उपयोग करके इंटरसेक्ट करने का प्रयास करें। लाइन टेंजेंट जो दो पॉइंट से होकर गुजरती है, दो बिंदु के माध्यम से टेंजेंट इस पी दो प्राइम का उपयोग करके उस दिशा में जाता है। उस दूरी को हम केंद्र दो के आधार पर एक आर्क बनाने जा रहे हैं, जिससे हमें पी दो पॉइंट मिल जाएगा। आइए हम इसे शीट पर करते हैं। पहले से ही हम इन बिंदुओं को जानते हैं। पी एक शीट पर स्थित है। अब दूरी पी का उपयोग दूसरे पॉइंट तक करें। जो भी दूरी उस बिंदु पर इसका पता लगाती है, यह पी दो बिंदु है। इसी तरह पी से तीन प्राइम दूरी का उपयोग करें। यह पता लगाएं कि यह पी तीन बिंदु होगा। इसी तरह यहां चार प्राइम के लिए जो भी दूरी हो, एक आर्क इस प्रकार बनाएं कि हमारे पास पी चार हो। चार से पाँच तक की दूरी पी पाँच का पता लगाएं। वहां से छह प्राइम तक दूरी पी छह का पता लगाएं। यदि हम जारी रखते हैं तो यह यहाँ कहीं एक पॉइंट बनाता है। तो चलिए फ्रीहैंड स्केच से जुड़ते हैं। हमें इस पी एक पॉइंट से शुरू करना चाहिए, लेकिन सरलता के लिए हम जा रहे हैं आइए हम फिर से उस रेखा को ड्रॉ करते हैं। यदि हम टेंजेंट और सामान्य के निर्माण में रुचि रखते हैं, उसके लिए वैसे भी यह टेंजेंट है, तो यह हमारे लिए सामान्य रेखा होगी जो उसके माध्यम से जा रहा है, और टेंजेंट हमेशा उसके लिए लंबवत होगी जो टेंजेंट होगी। अगली क्लास में हम हेलिक्स के बारे में जानेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।